तो स्वागत है मित्रों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। वेलकम मोस्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं आपको एक नए जो है टॉपिक के साथ भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत जो हमारे हैं, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। और जो है पुरातात्विक स्रोत जो है हमारे वो तीन प्रकार के हैं। पहला अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स, दूसरा है जो है मुद्रा यानी क्वाइंस, और तीसरा हमारा है स्मारक यानी मोन्यूमेंट्स। ये तीन जो है तीन ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर हम जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं। ये पुरातात्विक सोर्सेस हमारे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके बारे में अध्ययन करके हम लोग जो है इस तरह से देखेंगे किस तरह से हम इतिहास प्राप्त करें। तो मंजिल न मिले ये किस्मत की बात है और हम कोशिश न करें ये गलत बात है। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग अध्ययन करते हैं और इसी के साथ जो है खुद ही को कर बुलंद इतना कि बुलंदी शर्मसार हो जाए और उठे एक नजर जो तेरी तो जमाना निहाल हो जाए। अपने को इस हिसाब से बना लीजिए दोस्तों। मैं 100% चैलेंज करता हूं, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन जो है से बाहर एक भी क्वेश्चन, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिसका पेपर दे रहे हो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप जो है टेट सीटेट वगैरह का चाहे जो पेपर आप तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है जीएस का। तो आइए जो है हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, रिकॉर्ड्स का अध्ययन करते हैं। रिकॉर्ड्स के अंतर्गत जो नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ शासक जिनके रिकॉर्ड्स जो है इतिहास में हमें ऐतिहासिक सोर्सेस के रूप में काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं और जिनसे हमें कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसमें सबसे पहले जो है नाम आता है कलिंग नरेश खारवेल का, जिसका शासन काल है 44 बीसी से 31 एडी यानी 44 ईसा पूर्व से 31 ईस्वी तक है। इसके अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से सक्षत्रप रुद्रदामन का, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी है, जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। और इसी तरह से सातवाहन नरेश पुलमावी का है 130 से 159 ईस्वी, नासिक गुहा लेख मिलता है। इससे हमें कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। सक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सबसे बड़ी बात चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें इससे जानकारी मिल जाती है। अशोक के बारे में भी मिल जाती है, क्योंकि इन्होंने जो है सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण कराया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इसके बाद जो है उसको पुनर्निर्माण कराया अशोक ने, और फिर उसका पुनर्निर्माण कराया जो है सक्षत्रप रुद्रदामन ने, और लास्ट में उस जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था जो शासक था, उसका नाम मिलता है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने जो है पुनर्निर्माण कराया था। तो इस तरह से ऐतिहासिक स्रोत के रूप में सक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी काफी इंपॉर्टेंट है। और हम आगे देखते हैं समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, जिसके लेखक हरिसेठ बताए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके लेखक जो है हरिसेठ बताए जाते हैं, इसके लेखक हरिसेठ हैं। और इससे हमें जो है समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन मिलता है। इसी तरह से यशोधर्मन, मालो नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख है कि किस तरह से उन्होंने अपने जो है शत्रुओं को पराजित किया था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो है इसके बाद जो अभिलेख मिलते हैं, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख मिलता है। इस ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलता है। तो इसके जो है रविकीर्त है, इस ऐहोल अभिलेख के लेखक जो है रविकीर्त है। और इधर जो है हमने आपको बताया प्रयाग स्तंभ लेख के लेखक हरिसेठ हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं। रविकीर्त के जो है जो लिखा गया ऐहोल अभिलेख है,
इससे पता चलता है, इसी एहोल अभिलेख से पता चलता है कि जो है नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सम्राट हर्ष की पराजय हो जाती है और इसमें जो है विजय होती एहोल अभिलेख के प्रमुख जो है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दिग्विजयों का वर्णन मिलता, विजय होती है। और इसी तरह से स्कंदगुप्त का जो है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख है। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने किस तरह से हूणों को जो है पराजित किया था, ये इस जानकारी मिलती है। इतिहास निर्माण में इनका भी महत्व है। इसी तरह प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख मिलता है, जिसमें जो है नागभट्ट प्रतिहार नरेश भोज के बारे में विवरण दिया गया है। और बंगाल के विजय सेन, जो कि सेन वंशी बंगाल का शासक था, देवपाड़ा प्रशस्ति से उसके दिग्विजयों का वर्णन मिलता है। तो इतिहास निर्माण में इन सब का बड़ा रोल है। लेकिन क्या यही सबसे प्राचीनतम भारत के अभिलेख हैं? क्या इन्हें समय इतिहास की जानकारी मिलती है? नहीं, हमें जो है इतिहास जानने के लिए और पीछे लौटना होगा कि पुनर्निर्माण करने में किनका किनका योगदान है। तो लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बताए हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इन्हें आपको याद करके रखना है। तो अभी हमने अब जो ये अभिलेख है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी तो है ही, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कौन से अभिलेख से सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, प्राचीनतम भारत के अभिलेखों के बारे में। तो प्राचीनतम अभिलेख जो है मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से मिलते हैं। मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से मिलते हैं। और ये अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व के हैं। 1400 ईसा पूर्व या एडी जिसे कहते हैं, बीसी जिसे कहते हैं, 1400 बीसी के हैं। और कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षा यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है ये कि प्राचीनतम अभिलेख कहां से मिलते हैं, तो बोगज कोई से मिलते हैं। इनमें वैदिक देवताओं, इनमें जो वैदिक देवता हैं उनके नाम मिलते हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नाशक्य, जिन्हें हम अश्विनी कुमार कहते हैं। जिन्हें हम अश्विनी कुमार कहते हैं, इनमें इन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से यूपी पीसीएस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। और यह भी पूछा गया किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, इनको भी आप लोग जो है तैयारी करके रखेंगे। किन वैदिक देवताओं, 4 वैदिक देवता हैं जिनके नाम मिलते हैं बोगज कोई अभिलेख में। और नियमित रूप से हमें जो अभिलेख मिलने शुरू होते हैं वो भारत में नियमित रूप से अभिलेख हमें जो है अशोक के समय से मिलना शुरू हो जाते हैं। भारत में अशोक के समय से है अभिलेख मिलना शुरू हो जाते हैं। और अशोक के जो अभिलेख हैं ब्राह्मी खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरामेइक लिपियों में मिलते हैं। ग्रीक तथा अरामेइक लिपियों में मिलते हैं। और जो इसमें आया हुआ क्वेश्चन वो आईएएस के पेपर का क्वेश्चन है कि जो है खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी।
ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि के विपरीत लिखी जाती थी, यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और रही बात अशोक के अभिलेखों की, तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें बास्की गुजर्रा, बास्की गुजर्रा, बास्की गुजर्रा जो अभिलेख है उसके अंदर नेटूर और उदयगोलम, नेटूर और उदयगोलम, इन अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह जो है अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अशोक का नाम इस पर स्पष्ट रूप से दिया गया है जो ये अभिलेख मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन मिलता है गुजर्रा अभिलेख की जहां तक बात होती है, ये यूपी लोअर 2008 का क्वेश्चन है। यूपी लोअर 2008 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। गुजर्रा किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है मास्के गुजर्रा के अतिरिक्त जो अभिलेख मिलते हैं अशोक के, वो अशोक के अभिलेख जो है, जहां तक बात है अशोक के अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो है, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसिप हैं। जेम्स प्रिंसिप, ये 1993 आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आईएएस का क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? 1993 में आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था सर्वप्रथम। और इसके अतिरिक्त जो है ये पूछा गया गुप्त काल से पूर्व अभिलेख किस भाषा में प्रायः लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में प्रायः अभिलेख जो है अशोक, मतलब गुप्त काल से पहले के अभिलेख, अधिकतर गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भी जो है अभिलेख जो है गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख, गुप्त काल से पूर्व ये जो अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भी प्रतियोगी परीक्षा का एक पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2009 का एक क्वेश्चन है, 2009 का यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है कि गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख प्रायः किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और इस तरह से हम लोग अभिलेखों के बारे में जानते हैं, और जो अभिलेख हमें इतिहास जानने में मदद करते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अभिलेखों के पश्चात जो नाम आता है वो मुद्रा का आता है। मुद्राओं के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं कि किस तरह से हमें इतिहास जानने मुद्राओं से क्या मदद मिलती है। आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। मुद्राओं की प्राचीनता की जहां तक बात है तो ये प्राचीनता 8वीं शताब्दी तक जाती है। 8वीं शताब्दी तक जाती है, लेकिन हमें 6ठी शताब्दी, हमें जो है जो अभिलेख मिलते 8वीं शताब्दी तक जाती है, और हमें जो अभिलेख मिलने लगते हैं वो जो है 6ठी शताब्दी से हमें नियमित अभिलेख मिलने लगते हैं। 6वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी से हमें नियमित अभिलेख मिलने लगते हैं।
और इस तरह से हम अभिलेख के बारे में जानते हैं और हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ईसा पूर्व जो है तो ये जो सिक्के हैं, प्राचीनतम सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के, इन्हें साहित्य में कारसापड़ कहा गया है। कारसापड़, जिन्हें पंचमार्ग कॉइन्स कहते हैं। पंचमार्ग कॉइन्स प्राचीनतम आहत सिक्के कहते हैं। और इसे जो है साहित्य में आहत सिक्के चांदी के टुकड़े हैं। ये प्रायः चांदी के टुकड़े हैं जिस पर विविध आकृतियां खुदी हुई हैं। चांदी के टुकड़े हैं, चांदी के टुकड़े हैं और इन पर जो है कई आकृतियां बनी हैं, जैसे मछली की आकृति हुई या चांदी के इन टुकड़ों पर आकृति बनी हुई है, जिन्हें हम जो है इन्हीं चांदी के टुकड़ों को जो है आप ध्यान दीजिएगा, हम ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के, जहां तक बात होती है सोने के सिक्के, तो सर्वप्रथम जो है लेख वाले सोने के सिक्के, सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के जो है सोने के, सर्वप्रथम लेख वाले सर्वप्रथम लेख वाले सोने के सिक्के सर्वप्रथम लेख वाले सोने के सिक्के हिंद यवन शासक मेनांडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद यवन शासक मेनांडर ने चलाया था, जिसका शासनकाल 160 से 120 बीसी माना जाता है। इसने चलाया था, हिंद यवन शासक मेनांडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है। तो कुल मिलाकर के आप जो है अध्ययन करते रहें और अपना इंटरेस्ट अध्ययन के पढ़ाई के साथ साथ जो है रिवीजन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में रिवीजन जितना ज्यादा होगा, जितने अच्छे से होगा, उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और इसी तरह से हम लोग जो है मेनांडर के बाद देखते सिक्कों से जो है मालव, योधेय आदि गणराज्यों का इतिहास हमें जो है सिक्कों से पता चल जाता है। आदि गणराज्यों, मालव, योधेय आदि गणराज्यों के बारे में हमें जो सिक्के मिलते हैं, मालव, योधेय आदि गणराज्यों के बारे में हमें जो सिक्के मिलते हैं वो जो है सिक्कों से ही जानकारी मिल जाती है, हमें ऐतिहासिक जानकारी इनके बारे में। और रही बात जो है आगे चलने की बातें हम कर लिया करते हैं, तो मेनांडर हो गया। और इसी तरह से सिक्कों से जो है जो शासक मिलते हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों से, समुद्रगुप्त के सिक्कों से जो है वीणा वादन प्रकार के सिक्कों से पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था, कि वह संगीत प्रेमी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि किसके सिक्कों से पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। इसके अतिरिक्त सिक्कों के अतिरिक्त जो है आप देखेंगे वीणा वादन प्रकार के सिक्के, संगीत, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने जो है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने जो सिक्के चलाए अश्वेत प्रकार के सिक्के, ध्यान दीजिएगा।
ये अश्वमेध प्रकार के सिक्के हैं और इनसे हमें ये पता चलता है कि लोगों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाली चीजें हैं। और अंततः हम यही बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली प्रकार के सिक्कों से यह पता चलता है कि उसने शकों को हराया था। यूपी यूडीए एलडीए के पेपर में आ चुका है। यूडीए 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसके व्याघ्र शैली प्रकार के सिक्कों से पता चलता कि उसने शकों का उन्मूलन किया था। तो ऐसा शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। तो इस तरह से कॉइन्स के बारे में हमने आपको बताया कि 8वीं शताब्दी से इसकी प्राचीनता जाती है, लेकिन नियमित 6वीं शताब्दी से हमें नियमित सिक्के मिलने लगते हैं। और प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के यानी कारशापड़ कहा गया है। पंचमार्क कॉइन्स ये चांदी के टुकड़े जिस पर विविध आकृतियां बनी हुई हैं। तो ये जो है काफी जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पढ़ने में भी काफी काम आने वाली चीज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लें। फिर हम जो है क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों के पास भेजेंगे, आप लोग सॉल्व करके भेजिएगा हमारे पास। इसमें समझिए कि कम से कम इस टॉपिक में इतिहास जानने का जो टॉपिक चल रहा है अभी, आज इसका जो है इस टॉपिक का आखिरी जो है स्मारक जो है यही, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और लगभग 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं आप लोगों से। तो अगर आपने शुरू से इसका जो है इतिहास जानने के स्रोत का अध्ययन कर लिया तो प्राचीन भारतीय इतिहास से लगभग 100 से 150 क्वेश्चन इसी टॉपिक से जो है आपको मिल जाएंगे। लगभग 100 से 150 तक मान लीजिए कि मिल जाएंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो लास्ट टॉपिक इसका जो बचता है हम लोग पढ़ेंगे, वो टॉपिक है आपका स्मारक। स्मारक यानी मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स के बारे में दिया गया है। तो स्मारक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और स्मारकों के अंतर्गत जो प्राचीनतम स्मारक प्राप्त हुए हैं, कौशाम्बी से महाराज उदयन का राजप्रासाद मिला है। कौशाम्बी से महाराज उदयन का राजप्रासाद मिला है। कौशाम्बी से महाराज उदयन का राजप्रासाद मिला है। इसके अतिरिक्त जो है अंतरजी खेड़ा की खुदाई से 1000 ईसा पूर्व में बीसी में 1000 बीसी में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीपीएससी टीजीटी पीजीटी जो भी है तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं आईएएस के साथ पीसीएस के साथ जो है, जो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोहे के प्रयोग के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो अंतरजी खेड़ा की खुदाई से जो है लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो है
अरिकामेडू से रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा तथा बर्तन इत्यादि मिले हैं, जिससे पता चलता कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और रोम के बीच व्यापार होता था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे यूपीपीसीएस रहा हो, चाहे आप जो है टीजीटी पीजीटी में देख लीजिए। तो अरिकामेडू इतना इंपॉर्टेंट है कि जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है रोमन सिक्के और द्वीप का टुकड़ा के जो साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है अरिकामेडू के बाद जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जैसे अजंता की गुफाओं की हम चर्चा कर लेते हैं। अजंता की गुफाएं, यहां से भी हमें कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिल जाती है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि वर्तमान समय में ललितपुर में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और देवगढ़ के दशावतार मंदिर के अतिरिक्त जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, चाहे कानपुर का ईंटों का मंदिर हो, या भूमरा मध्य प्रदेश का शिव मंदिर हो, भूमरा का शिव मंदिर हो। इसके अतिरिक्त जो है भूमरा के शिव मंदिर के अतिरिक्त आप देखेंगे कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजराजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बृहदेश्वर मंदिर भी इसका नाम मिलता है, बृहदेश्वर मंदिर। इससे भी हमें इतिहास जानने में मदद मिलती है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, तो ये सब जो है हमें ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन्हें हमें जानने में, से इतिहास जानने में काफी हमें मदद मिलती है। और इसके अतिरिक्त जो है अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं हुई 16वीं और 17वीं गुफा जो है गुप्तकालीन है। इससे भी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजंता किस कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाएं। और इसके अतिरिक्त जो है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था, तो राजराज प्रथम है। और इसके अतिरिक्त जो है नालंदा की बुद्ध की ताम्र मूर्ति, नालंदा की बुद्ध की ताम्र मूर्ति से भी हमें इतिहास जानने में मदद मिलती है। तो इस तरह से हमें ऐतिहासिक जानकारियां, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें ऐतिहासिक जानकारियां मिल जाती हैं। और रही बात जो है ऐतिहासिक जानकारी के अतिरिक्त जो है कि किस तरह से, अब देखिए किस तरह से एशिया के जो बोरोबुदुर स्तूप, जावा का बोरोबुदुर स्तूप, ध्यान दीजिएगा, जावा का जो बोरोबुदुर स्तूप है, और कंबोडिया, जावा का बोरोबुदुर स्तूप, जावा का बोरोबुदुर स्तूप हो, चाहे ये कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर,
कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया किस देवता का मंदिर है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, तो भगवान विष्णु का मंदिर है, विष्णु मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ये हमें बताते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है यहाँ पर हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति फैली हुई थी। तो कंबोडिया का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जावा का बोरोबुदर स्तूप ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इससे पता चलते हमें कि किस तरह से हमें जो है ऐतिहासिक जानकारी दक्षिण पूर्व एशिया में भी, दक्षिण पूर्व एशिया में भी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति फैली हुई थी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस टॉपिक से जो है वह प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा, इससे लगभग जो है 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए काम आने वाली चीजें हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे जो है चैनल के बेल आइकन बटन को दबाएं, ठीक है, और जो है नए नए वीडियो, नई नई जानकारियां प्राप्त करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट ऑफ।